दिव्या, विभा, प्रगति, धीरेन्द्र। ऐसी कौन सी ऐसी कौन सी क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में है? नॉट येट। ओके, एक एक करके आप लोग अपना टॉपिक मुझे बताओ। अगर आप लोगों ने कुछ टॉपिक फाइनल किया है या कुछ टॉपिक में इश्यूज आ रहे हैं, वी विल बी कीपिंग इट ओपन एंडेड ओनली सो दैट वी कैन हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये लास्ट बेसिकली फेज है। तो जितना आप सवाल पूछोगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी आपको सब्जेक्ट कंटेंट से भी। जैसे उस दिन काफ़ी डिस्कशन हो रहा था एचआर के फील्ड को लेके, तो अगर कोई और कोई टॉपिक है जिसको लेके और समझना है, या हमें ये समझना है कि हम कहाँ से पेपर्स का एक्सेस ले सकते हैं, सो यू मे गो अहेड। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि काफ़ी रिसर्च स्कॉलर्स आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर अ क्वेरी। और वन टू वन क्वेरी से अच्छा है कि आप यहाँ पे पूछो, क्योंकि एक के सवाल से काफ़ी लोग की क्लैरिटी बढ़ती भी है। ओके, एनीवन? धीरेन्द्र? एक्सक्यूज मी सर। एक एक करके जरूर से आप लोग पूछो। यस, तनवीर, अंजना, एनीवन ऑफ यू कैन बिगिन। सर एक्चुअली सैंपल साइज के कैलकुलेशन में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, अभी भी क्लियर नहीं है। लाइक कि अगर पॉपुलेशन डिफाइन है तो सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, सी एंड एक सैंपल साइज। ओके, आगे आगे आगे। सर एक चीज़ और थी, लाइक किसी ने मुझे एक लिंक भी शेयर किया था, तो लाइक उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब कॉन्फिडेंस उसमें इंटरवल, पुट हाँ। करना था। देन लाइक जो भी हमारा साइज होगा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, दे विल जस्ट सजेस्ट द सैंपल साइज। राइट। सी सैंपल साइज का जो पैरामीटर है वो ऑब्वियसली पैरामीटर पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन उनके फॉर्मूला में को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो फॉर्मूला जो यूज होता है उसमें डिनोमिनेटर में पॉपुलेशन होता है। एंड क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉपुलेशन है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पॉपुलेशन एक अगर पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा होता है तो आपका सैंपल साइज हर बार उतना ही आएगा। इट कम्स अराउंड 380 से 390 और वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है। और यूजुअली सैंपल साइज जो होता है वो आपका फिर एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि बोला जाता है कि अगर 400 से ऊपर का सैंपल साइज है तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम स्टडीज़ के लिए वो वैलिड हो जाता है। What you can do, Anjana, is you can mail me the exact population and all, और मैं उसको एक बार कैलकुलेट करके आपको रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको पॉपुलेशन है, व्हाट इज योर टॉपिक? सर अभी एज सच तो टॉपिक डिसाइड नहीं है, बट माइंड में मेरे थोड़ा सा ये था कि आई वांट टू कनेक्ट टू स्ट्रीम्स, बट दैट टू स्ट्रीम्स आर वेरी वास्ट। लाइक आई वांट टू कनेक्ट विद एचआर, with maybe entrepreneur, or like matlab my specialization is basically HR and OB, but I want to connect with some like modern aspects of entrepreneurs. So abhi like मैं कुछ भी Modern define नहीं है। aspects of entrepreneur पे you can think along the lines of entrepreneurial intention। एक कॉन्सेप्ट है EI का। EI क्या है? एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन लेवल होता है, जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं पता लगाने की कि अगर हम किसी में EI फैक्टर कितना है तो वो पता चल सकता है। लेकिन उस पे भी काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं, ठीक हम्म, है। तो अभी अगर मुझे थोड़ा EI सा पे हम लोग कंफ्यूज। सोचते हैं तो EI इतनी सारी हो चुकी हैं कि आपके पेपर में ही नहीं आएगी। और अगर लेट अस सपोज आप उसकी 7 इयर्स 8 इयर्स हेंस सोच रहे हो, भी एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट होगा। मैं सर थोड़ा सा तो मतलब यू कैन मूव स्टिल करना थिंक चाह रही एचआर थी। में। हाँ, एचआर अगर लोग पीएचडी की बात करते हैं ना तो टॉपिक होता है प्रिसाइज। सब्जेक्ट डोमेन जो होता है ना वो दो मिक्स एंड मैच फंडा जो है काफी डेंजरस हो सकता है, फॉर अ रीजन कि इट इज मोर लाइक आइदर इट हैज टू हैव वन सेगमेंट जो कि आप पूरा कुछ हो। अगर हम एंटरप्रेन्योरियल को एचआर से रिलेट कर पाए तो बहुत मुश्किल से ही हम कुछ वैसा टॉपिक नया कर पाएंगे। एंड इफ सर से जो मैंने इफ योर पेपर्स इंटरेस्ट भी इज देखे हैं टुवर्ड्स ना। एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ जी, हाँ।
जो मैंने पेपर्स देखे थे तो उसमें लाइक देयर इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू रन द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो लाइक ऐसा करके मतलब 2-3 पेपर्स मुझे कुछ मिले थे। तो अभी लाइक राइट। मेरे कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि मुझे क्या करना है, बट आई थॉट कि थोड़ा-सा मैं शायद ऐसा कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, इन केस यू रिसीव्ड अ पेपर और टू, तो पेपर के रेफरेंसेस होंगे, ठीक है। जी, यस अगर सर। आप रेफरेंसेस पे देखोगे तो हर पेपर के 10 से 15 रेफरेंसेस होंगे। हुँ, ट्राई टू फाइंड आउट पेपर्स ऑन सिमिलर लाइंस। अगर उसी पेपर के सिमिलर लाइंस आपको रेफरेंसेस में मिल जाएंगे तो आप वो पेपर को भी डाउनलोड करके पढ़ो। मे बी कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात कर रहे हो उस पर अगर आप 6-7 पेपर पढ़ोगे तो शायद आपके पास होगा। सेकेंडली ये है कि उस पर लिटरेचर कितना अवेलेबल है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यस सर। अगर इस पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है तो हाउ विल यू मैनेज दैट पार्ट, हुँ, क्योंकि यू नीड टू गो थ्रू से एन नंबर ऑफ लिटरेचर्स ओनली टू अराइव एट अ रिसर्च गैप। हुँ, हम रिसर्च गैप सिर्फ 10 पेपर्स को पढ़ के नहीं निकाल सकते, हमें एटलीस्ट 50 to 60 पेपर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या है। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग इनफ रिसर्च पेपर्स ऑन दैट पर्टिकुलर डोमेन, इन दैट केस आगे जाके भी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि फिर हमें ये नहीं क्लैरिटी है कि हम फिर कैसे निकालेंगे सारा काम। अच्छा सर, ऐसा क्योंकि कुछ लाइक लिटरेचर हम अगर लेबर हाँ हाँ। लेजिस्लेशन से इसको कुछ कनेक्ट कर सकते हो, लाइक वी हैव लॉट्स ऑफ एक्ट्स रिलेटेड विद लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज देयर, ट्रेड यूनियन इज देयर, सो ऐसा कुछ हम कनेक्ट कर पाएँ? अगर हम लॉस को किससे कनेक्ट करना चाहते हैं? सेम मे बी एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर से लॉस को अगर आप कनेक्ट भी कर लोगे तो आप शायद ये बता सकते हो कि इम्पैक्ट ऑफ लेजिस्लेशन या ऑफ लॉज ऑन एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन लेवल्स, कुछ ऐसे करके आप निकाल सकते हो। लेकिन वो उस पे देख लेना कि कितनी रिसर्चेस बैकडेट में हो चुकी हैं। अगर नहीं हुई हैं, उस पे लिटरेचर नहीं है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके सर। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी स्टडीज़ होती हैं जिस पे लगेगा कि इस पे तो रिसर्च हो जानी चाहिए। हुँ, जब हम उसके ऊपर लिटरेचर ढूँढने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पे काम ही नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम 2 चीज़ों का आएगा, या तो वो डोमेन बहुत ज़्यादा जल्दी रैपिडली मॉडिफ़ाई हो रहा होगा तो हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि हमें रिसर्च उतनी ही जल्दी अपडेट करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारी रिसर्च बहुत ही स्टेल सिचुएशन पे होगी या स्टेल टॉपिक पे होगी, तो हमारे लिए ये भी डिफिकल्टी आएगी। हमें वैसा टॉपिक ढूंढना है जो कि मार्केटेबल हो, अपने हुँ, ही लेवल पे वो बढ़ता जा रहा हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डायनामिक टॉपिक भी नहीं हो। क्योंकि अगर हमें डेटा ही हर 6 महीने पे बदलता हुआ दिखेगा तो हम 6 महीने पे अपनी पीएचडी को नहीं अपडेट कर पाएंगे। दैट इज द थिंग विच नीड्स टू बी catered while thinking about your PhD topic. And it's high time that you people close on to some certain tangible topics. यस सर। लास्ट वन पे ये सब जो टॉपिक आएंगे, क्योंकि सी once this is done, your coursework is over, you will be thinking about your synopsis and all. तो आपके पास उस समय सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन से पहले जो चेंजेस करने होते हैं वो आप उसी समय करोगे, उसके बाद करना बहुत मुश्किल रहेगा। एंड थिंक अबाउट द मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी का बहुत बड़ा फैक्टर अफेक्ट करता है आपकी थीसिस को। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप इज गुड, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर उस पर लिटरेचर है तभी करिएगा। अगर लिटरेचर नहीं है, लुक फॉर सम अदर टॉपिक। ओके सर। एंड सर जो लाइक इनिशियली हम कैसे डिसाइड करेंगे? अभी तो जैसे मैंने आपको बोला था कि एक फॉर्मूला था तो उसमें लाइक कॉन्फिडेंस इंटरवल पुट करके वी कैन आइडेंटिफाई, बट इनिशियली हाउ कैन वी डिसाइड लाइक व्हाटएवर द स्पेसिफिक सैंपल साइज? सी अगर हमें सैम्पल साइज की बात होती है तो सैम्पल साइज के लिए हम कि मेरा पॉपुलेशन क्या है, और अगर हुँ, मुझे ये क्लैरिटी के साथ पता है कि मेरा पॉपुलेशन क्या है, हुँ, तभी हम सैंपल साइज लें जिस पॉपुलेशन पे। सो इफ आई एम डूइंग अ रिसर्च ऑन आईटी सेक्टर, ठीक है, हुँ, मैंने हुँ, आईटी सेक्टर लिया और फिर मैंने लिया आईटी सेक्टर इन गुड़गांव। ठीक, तो हुँ, मेरी स्टडी क्या है, मेरी आईटी सेक्टर गुड़गांव, और अगर मैंने एक और उसमें कीवर्ड डाल दिया जनरेशन वाई, सो आई एम लुकिंग एट से टॉपिक ऑफ
मेरा कुछ ऐसा टॉपिक है, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ जनरेशन वाई एम्प्लॉइज इन आईटी सेक्टर इन गुड़गांव। तो गुड़गांव में मैं क्या करूंगा, मैं पहले आईटी सेक्टर की जितनी कंपनी है उसको लिस्ट करूंगा, फिर वो जितने जनरेशन वाई के एम्प्लॉइज होंगे उनको करूंगा काउंट। जब उनको काउंट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉपुलेशन मिल जाएगा, जितने भी जनरेशन वाई एम्प्लॉइज होंगे जो कि आईटी कंपनी में, जो कि गुड़गांव में होंगे, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा पॉपुलेशन होगा। उस पॉपुलेशन से मेरा सैंपल साइज निकलेगा। तो हमें पॉपुलेशन तो हर हालत में पता लगाना है। ओके सर। ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि अगर मुझे पॉपुलेशन नहीं मिले तो फिर हम ये करेंगे कि प्रीवियस रिसर्च स्टडीज को कोट करेंगे, उनके सैंपल साइज को मेंशन करेंगे, ओके सर। तब भी हो जाएगा। बट अगर हमारे पास पॉपुलेशन है तो उससे वही है कि हम डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला में लगेगा और हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि क्या है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी ने चैट बॉक्स में कुछ टाइप किया था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ चैट बॉक्स में आया था, आई एम नॉट हैविंग एन एक्सेस टू द चैट राइट नाउ। हाँ, अभी आ गया। क्वेश्चन रिगार्डिंग वर्क लाइफ बैलेंस। सी, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में अगर पूछें तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत पुराना टॉपिक है, आज भी चल रहा है, और क्योंकि ये कोविड आ गया है तो वर्क लाइफ बैलेंस और ज़्यादा ही इसमें बोलते हैं ना कि फोकस में आ गया है। ठीक है, आगे भी वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, यू कैन ऑलवेज थिंक वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस आपका एक डोमेन है, ठीक है। अब उसमें कौन सी स्टडी आप लगा रहे हो और किस प्रीरोगेटिव से कर रहे हो या किस पर्टिकुलर इंटरेस्ट से कर रहे हो, वो उसमें नॉवेल्टी होनी चाहिए। अब अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस देखूं आईटी एम्प्लॉयज का तो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस अगर मैं सोचूं कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है उनके लिए भी डिफरेंट होगा, तो मुझे एग्जैक्टली वर्क लाइफ बैलेंस का से क्या निकालने की कोशिश करना है, व्हाट एम आई ट्राइंग टू कम आउट व्हेन इट कम्स टू वर्क लाइफ बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्या मैं वर्क लाइफ बैलेंस को पॉजिटिवली कोनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं उसको सिर्फ ये मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ कंसेप्ट होता है। बोथ थिंग्स आर गुड इन इटसेल्फ। एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस वर्क लाइफ बैलेंस से निकालना क्या चाह रहे हैं। अदरवाइज वर्क लाइफ बैलेंस इज अ गुड इनफ टॉपिक। एचआर में ज़्यादातर जॉब सेटिस्फैक्शन और ये सारे जो टॉपिक हैं ये काफ़ी घिसे पिटे हैं, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। सर्विस क्वालिटी वाले फैक्टर्स हैं, ये भी बहुत घिसे पिटे टॉपिक्स हैं। और अगर आपको लगे कि डोमेन बहुत पुराना है और बहुत लोगों ने यूज़ किया तो आप इस डोमेन से थोड़ा सा हट के करोगे, विल मेक योर वर्क इजी। हमेशा 7 years डाउन द लेन सोचना कि क्या आपका टॉपिक उस समय बहुत डिस्कशन में होगा। डिस्कशन में अगर हुआ तो आपके पीएचडी और के बाद जो आपके इंटरव्यूज होंगे कहीं पे भी, तो वो बहुत मटेरियलिस्टिक होंगे, बहुत असही होंगे। सेकेंडली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे आई एम ओनली गिविंग एन एग्जांपल राइट नाउ, ठीक है, इसको बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखेगा। से आरबीआई है, ठीक है, या नीति आयोग है, ये लोग भी अपनी रिसर्च प्रोफाइल्स निकालते हैं, ठीक है। तो जब ये लोग रिसर्च प्रोफाइल्स अपनी निकालते हैं तो उसमें एक चीज़ का रिक्वायरमेंट रखते हैं, आपके पीएचडी या आपने रिसर्च किस एरिया में की है। तो अगर आप नीति आयोग सोच रहे हैं या अगर आप आरबीआई सोच रहे हैं, अभी नहीं, 7 years डाउन द लेन, तो आपको अपनी टॉपिक बहुत ही अच्छी रखनी चाहिए। बिल्कुल घिसी पिटी टॉपिक में नहीं सिलेक्शन करने करेगा, क्योंकि उससे ये होगा कि अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, अगर आपने सिर्फ ये करने के लिए मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए और अप्लाई नहीं करना है, देन इट सर्व्स अ पर्पस, गो ahead with a common topic also. To make a cut in or you are going to think about something from a different sector altogether, क्योंकि रिसर्च फॉर्म्स काफ़ी हैं और काफ़ी आएंगे भी। अगर हम रिसर्च फॉर्म्स में भी सोचें अप्लाई करने के लिए तो हमारा टॉपिक बहुत ही क्लियर होना चाहिए और बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जितना नॉवेल्टी आपके टॉपिक में होगा उतनी ही आपकी बोलते हैं ना मार्केटेबिलिटी बढ़ती है। तो और सिर्फ आपकी पीएचडी की नहीं, आपकी अपनी मार्केटेबिलिटी भी आपके टॉपिक से ही बढ़ेगी। टू कोट एन एग्जांपल फ्रॉम माय एंड कि मेरी टॉपिक फाइनेंशियल लिटरेसी पे थी, ठीक है।
लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी मैंने वर्ड नहीं यूज़ किया था, मैंने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी वर्ड यूज़ किया था। फॉर अ रीज़न कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक छोटा-सा सबसेट है और उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हो रही थी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के बाद जो आता है 10 इयर्स अगर हमने फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी अच्छे से चला ली, तो आता है एक वर्ड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का। तो मैंने अपनी थीसिस में फाइनेंशियल लिटरेसी का वर्ड यूज़ ही नहीं किया। मैंने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का यूज़ किया क्योंकि वो ज़्यादा मार्केटेबल वर्ड भी लग रहा था, तो मैंने फिर वही यूज़ किया। तो वो चीज़ आपको खुद से ही डिसाइड करना, दैट्स योर ओन कॉन्शियस व्हिच हैज़ टू से कि अच्छा यही टॉपिक है और मुझे इसी से ही आगे बढ़ना चाहिए। वो आपको ऑटोमैटिकली ग्रीन सिग्नल अपने आप ही मिलेगा। ओके, शुभम हैड रेज़्ड हैंड। शुभम? शुभम था, फिर तनवीर। सर थोड़ा-सा सर मुझे कंस्ट्रक्ट के बारे में थोड़ा-सा समझना है सर, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो रहा है कंस्ट्रक्ट एंड वेरिएबल्स में। कॉन्स्ट्रक्ट और वेरिएबल्स में किस ढंग का कन्फ्यूजन है? सी कॉन्स्ट्रक्ट इज नथिंग। अगर हम सिर्फ एक फ्रेमवर्क सोचें या हम एक मॉडल सोचें, तो मॉडल में दो चीज़ें ही तो होती हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है यस सर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? अगर हम यस सर। सोचें कि मुझे कोई एक वेरिएबल है जिस पर इम्पैक्ट निकालना है, ठीक है? तो लेट अस सपोज इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन रिटेल बिजनेस, ठीक है? तो रिटेल बिजनेस आपका क्या होगा? आपका रिटेल बिजनेस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? और यस सर। कोविड 19 आपका क्या है? कोविड 19 आपका प्रोसेस है और कोविड 19 से जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आपके वो फैक्टर्स हैं रादर हम उल्टा बोल रहे हैं। रिटेल बिजनेस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि रिटेल बिजनेस ही तो इन्फ्लुएंस हो रहा है और कोविड 19 के जो भी प्रोसेस फिगर्स हैं या प्रोसेस फैक्टर्स हैं वो आपके क्या होंगे? वो आपके इंडिपेंडेंट फैक्टर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, लेट अस सपोज मैं ले रहा हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग टिकट प्राइसेस, ठीक है, ऑन वॉल्यूम ऑफ से मल्टीप्लेक्सेस बिजनेस, ठीक है? मल्टीप्लेक्स चल रहा है और अगर टिकट का दाम बढ़ जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो हम इम्पैक्ट किस चीज़ का निकाल रहे हैं? हम इम्पैक्ट निकाल रहे हैं टिकट के प्राइस के बढ़ने का। किस चीज़ पे निकाल रहे हैं? हम सेल्स पे निकाल रहे हैं। तो सेल्स क्या हो जाएगा मेरा? सेल्स हो जाएगा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल और टिकट का प्राइस जो बढ़ रहा है वो मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कंस्ट्रक्ट जब हम बताते हैं तो कंस्ट्रक्ट बेसिकली एक रिलेशनशिप डिड्यूस करता है, ठीक है? वो रिलेशनशिप 1 टू 1 हो सकता है या 1 टू मेनी हो सकता है या मेनी टू मेनी हो सकता है। सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स सिर्फ टिकट के प्राइसेस पे तो नहीं डिपेंड करेगा। सेल्स हो सकता है कि मल्टीप्लेक्सेस की पॉलिसीज पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है? हो सकता है 50% का ही सीटिंग कैपेसिटी हो उस समय कोविड 19 के कारण, इस कारण इशू आ रहा हो सेल्स में, या सेल्स में हो सकता है कि मूवी की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, इस कारण भी सेल्स का। तो है क्या, सेल्स एक फैक्टर है एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन से सो मेनी फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स को हम डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स को हम मान के चल रहे हैं कि ये फैक्टर है ही नहीं। तो जहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम कंसिडर ही नहीं करते और मान के चल रहे हैं कि उनका इम्पैक्ट ही नहीं होगा, तो वो किस वेरिएबल में आते हैं? एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में आते हैं, जो कि आपकी इक्वेशन के बाहर है, येट उस मॉडल को क्या कर रहे हैं? येट उस मॉडल को वो कर रहे हैं इन्फ्लुएंस। सो द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट इज नथिंग बट अ going to establish a relationship independent as well as an independent variable. ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैंने यस इंडिपेंडेंट सर। और इंडिपेंडेंट बीच का रिलेशन एक कंस्ट्रक्ट बनाएगा। हम उसको नाम कंस्ट्रक्ट का देते हैं बट वो जरूरी नहीं कि कंस्ट्रक्ट है, वो आप एक फ्रेमवर्क बना। आप देखोगे कि काफी मॉडल्स बने हुए रहते हैं किसी भी पेपर में, चाहे वो मॉडल बने हुए रहते हैं या फिर उस हिसाब से बने हुए रहते हैं से फ्रेमवर्क के नाम पे और एरो से रिलेशंस दिखाए जाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें रिलेशनशिप ही हैं और फिर इक्वेशन से भी हम लोग शो कर देते हैं। तो अगर हम इक्वेशन से शो करते हैं तो इट इज यूजुअली a इक्वल्स टू b प्लस c प्लस d प्लस e, वेयर e इज अनदर
फैक्टर और से कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जब हम एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारे सोशल साइंसेज़ में इस कंस्ट्रक्ट की ज़रूरत उस समय पड़ती है जब हम कोई इम्पैक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं या कोई ऐसा रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं जहाँ पे 5 या 6 फैक्टर्स का इम्पैक्ट किसी एक फैक्टर पे है, ठीक है? जी और सर। ऐसे केसेस में रिग्रेशन ही लगता है, जहाँ इम्पैक्ट आ जाएगा तो वहाँ रिग्रेशन की बात होगी। चाहे रिग्रेशन हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें, चाहे मल्टीपल रिग्रेशन की बात करें, चाहे पूल्ड रिग्रेशन की बात करें, ठीक है? ऑल दीज़ आर डिफरेंट सेट्स ऑफ रिग्रेशन टेक्निक्स, ठीक है? लेकिन ये रिग्रेशन स्टार्ट तो यूनिवेरिएट से ही होता है। यूनिवेरिएट का मतलब है कि हम एक नॉर्मल वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें। थैंक यू सर। Okay, next question is by Pragati, Divya, Vibha। और कौन से क्वेश्चंस हैं? पूछते चलो आप लोग। It becomes easy when you are asking. Divya is asking please share PhD ordinance, ठीक है? PhD ordinance मैं शेयर कर दूंगा। And what else? कितने लोगों ने टॉपिक डिसाइड कर लिए हैं? किसी ने नहीं? Not yet. Dhirendra is saying not yet. I think you all can begin to at least think about the topic. डोमेन तो पता ही है सबको कि किस डोमेन में हमें पढ़ाना है। तो जब हमें डोमेन पता है तो काम आसान करने के लिए हम तो टॉपिक सेलेक्ट भी कर लें। जब टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उसको फिर आगे हम रिलेट भी कर पाएंगे। अगर हम अभी टॉपिक ही नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो फिर रिलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। I mean that is what I think. ऑब्वियसली डिफरेंट अप्रोचेस रहते हैं बट मेरा यही मानना है कि हमें टॉपिक अगर पता होगा तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी किशा। सर थीसिस जो होती है सर वो क्या जैसे हम रिसर्च पेपर जो है सर उसका तो एक्सपोजर है, देखा है वो कैसे पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, किस तरीके से फ्रेम होता है। सर थीसिस अभी कोई गो थ्रू नहीं हुए, तो क्या कोई ऐसा कहीं सेटअप है, कोई पोर्टल है जहाँ पे थीसिस मिल सकती हो किसी की रीड करने? थीसिस आपको शोध गंगा पे मिल जाएगी। शोध गंगा इनफ्लिबनेट पे मिल जाएगी। शोध गंगा पे आप डिसिप्लिन की तरह ढूंढ सकते हो। भाई कॉमर्स के ढूंढने तो कॉमर्स के मिल जाएंगे, मैनेजमेंट के ढूंढने सोशल साइंसेस के ढूंढने, जिसकी थीसिस चाहेंगे उसकी मिल जाएंगे। वो भी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी क्योंकि इट इज़ अ मैंडेट फॉर ऑल स्कॉलर्स कि उनकी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी। सबमिशन और जब अवार्ड हो जाती है पीएचडी तो अवार्ड होने के बाद उनको अपनी थीसिस अपलोड उनको करनी पड़ती है। ये मैंडेट है। तो सारी थीसिस अभी आपको रिसेंट की जितनी भी थीसिस हैं वो सब आपको अपलोडेड मिलेंगी शोधगंगा पे। 2021 की भी थीसिस आपको मिल जाएंगी जितनी भी अपलोडेड है वहाँ पे। तो शोधगंगा इज़ वन स्टॉप शॉप। इनफैक्ट सब लोगों से तो मैं यही बोलूँगा कि इट बिकम्स ईज़ी। आप अगर 2-3 थीसिस शुरू में ही देख लो तो पहले से ही क्लियर हो जाता है कि आपको कितने पेजेस की थीसिस होनी चाहिए उसमें है। होता है रिसर्च पेपर सर योर वॉइस इज क्रैकिंग, मिस हो रहा है सर। फ्रॉम दैट उसका ब्लैक चेक वाले एक फैक्टर कि ब्लैक चेक आपका मिनिमम हो। सर आपकी सर वॉइस मिस हो रही है, बात नहीं पूरी आ रही है। मैं ये बोल रहा था कि शोध एक वेबसाइट है शुद्ध गंगा पे आप चले जाओ। शुद्ध गंगा पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस पर ढूंढ सकते हो जो भी आपको डिसिप्लिन में चाहिए थीसिस। अगर आपको मैनेजमेंट की चाहिए होगी तो मैनेजमेंट की मिल जाएगी, कॉमर्स की भी चाहिए होगी तो कॉमर्स की भी मिल जाएंगी उस पर।
ऑलरेडी अपलोडेड है। और अगर हार्ड कॉपी में आपको देखनी है तो हार्ड कॉपी में देयर इज़ CSGM की लाइब्रेरी है, उस पे भी मिल जाएगी। तो लाइब्रेरी के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको सारी चीज़ें शोधगंगा पे देयर इज़ एवरीथिंग, ठीक है? आपको सारी रिसर्च थीसिस मिल जाएँगी क्योंकि वो मैंडेट है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की आपको वहाँ पे मिल जाएगी सबमिटेड। Yes, sir. Thank you. एंड सो वन मोर थिंग, जो जिनके पेपर्स पढ़ते हैं यूजुअली किसी से गूगल स्कॉलर से किसी का पेपर डाउनलोड किया, रीड कर रहे हैं, तो सर हर एक का प्रोफाइल नहीं सर्च कर पा रहे हैं, प्रोफाइल नहीं मिल पाता। ये देखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि अगर उन्होंने एक टॉपिक पर रिसर्च किया या को ऑथर रहे तो उनका वैसे डोमेन क्या है, क्योंकि सर किसी एक नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गूगल स्कॉलर पे अभी तक कभी प्रोफाइल ही नहीं बनाई होगी, तो आप उसको सर्च नहीं कर पाएँगे। तो सर वो किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिल रहे हैं, तो आप जैसे उनको सर्च नहीं कर पाएँगे। जी। अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं मिल रहे तो यू कैन ऑलवेज़ गो वन स्टेप फॉरवर्ड, तो वही वे ही है और कोई वे नहीं है। अगर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। जी सर, जी। सर जैसे जैसे मुझे रिसर्च पेपर बहुत एप्रोप्रिएट लगा था कि हम उस टॉपिक को ले सकते हैं। बट सर जो रिसर्चर हैं अगर उनके बारे में पता चले, तो पता चलेगा कि उन्होंने कौन-कौन से पेपर्स लिखे हैं, रिसर्च किए और कि उसका मतलब एक पार्ट है या उन्होंने इसी पे फ़ोकस किया है, पूरा इकोसिस्टम बना के सिर्फ़ जैसे साउथ एशिया के डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग वो पेपर है। तो हुँ, ये हुँ। सर फिर कैसे पता चलेगा, क्योंकि प्रोफ़ाइल तो उनकी कहीं नहीं मिल रही है। हमने 2-3 प्लेटफ़ॉर्म्स पे चेक किया, रिसर्चगेट वग़ैरह में, कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल एज़ सच कोई दिया नहीं गया है। पेपर पे जो है भी तो वो बहुत ऑफ़िशियल है, उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया। तो कोई बात नहीं। जब आपको किसी ऑथर का नहीं मिले, एक ऑप्शन है आइदर सर्च हिम ऑन लिंक्डइन, और अगर लिंक्डइन पे भी नहीं अवेलेबल है देन यू शुड लुक फॉर सम अदर ऑथर, क्योंकि आइदर दैट ऑथर इज़ ऑन गूगल स्कॉलर, ठीक है? या फिर लिंक्डइन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपको लिंक्डइन पे भी नहीं मिल रहा है तो रिसर्च गेट पे मिल जाएगा। अगर रिसर्च गेट पे भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, फिर आप दूसरा ऑथर ढूँढना शुरू कर दो, क्योंकि और कोई वे नहीं है। लिंक्डइन एक प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको मिल जाए, बट आई डोंट नो कि कितना रिसर्चर्स वहाँ पे एक्टिव रहेंगे। बहुत मुश्किल ही सब तो एक्टिव नहीं रहते, तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। रादर देन थिंकिंग ऑल दैट व्हाट यू शुड डू इज़ नहीं मिला ऑथर, स्विच ऑन टू नेक्स्ट, यही हो सकता है। कभी-कभी जो पेपर्स होते हैं तो फिर मिल जाते हैं। पेपर्स पे डिपेंड करता है कि अगर पेपर्स हमें जो मिल गए सो उससे स्टार्ट करें, और दूसरा ये है कि फिर लाइब्रेरीज़ आपको विज़िट कर लेनी चाहिए। यू कैन ऑलवेज़ विज़िट द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आप आईएमसी की भी लाइब्रेरी विज़िट कर सकते हैं, उनके पास भी काफ़ी डेटाबेसेस होते हैं। बट हम जब विज़िट कर रहे हो तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि काफ़ी क्लूलेसली लोग शुरू के टाइम में ढूँढते हैं अपना टॉपिक, और मैंने भी काफ़ी क्लूलेसली ही ढूँढा था, बट जब समझ में आता है तो आ ही जाता है कि क्या करना है। My यस। topic was not in the area of finance, it was in macroeconomics. I keep telling this for a reason कि मैं फाइनेंस सोच के मैंने स्टार्ट किया था। I ended up with a macrofinance topic, more of a macroeconomics topic, ठीक है? तो ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है कि आप जो चीज़ सोच रहे हो वो आपको एंड में मिल जाए, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। आइडिया सिर्फ़ इतना होना चाहिए कि ढूँढते चलें। तो अगर सर जैसे परसेप्शन प्लीज़ सजेस्ट सम। जी सर। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। कंज़्यूमर बिहेवियर के परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यस, जैसे पे ज़्यादा काम करेंगे तो वो साइकोलॉजिकल और उन चीज़ों में ज़्यादा चला जाएगा सर? फ़ील चेंज हो जाएगी उस पे? फील्ड, बट हाँ, ये ज़रूर से होगा कि चैलेंज अलग आएगा। मेरा मानना ये है कि आप चाहे एचआर लो, चाहे लो, टॉपिक हैज़ टू बी प्रिसाइज़ एंड इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड कि बहुत ही रेपिटेटिव नहीं हो। एंड इफ योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू डू योर पीएचडी, कंप्लीट पीएचडी और डॉक्टर सिर्फ़ लिखना है आगे, तब सारा काम ठीक है। लेकिन अगर मुझे डॉक्टर के आगे भी सोचना है, तो आपको ज़रूर से एक कदम आगे सोचना चाहिए।
जब एचआर एनालिटिक्स के देयर वाज अ कलीग ऑफ माइन हु वाज डूइंग अ वर्क ऑन एचआर एनालिटिक्स एंड दैट वाज द ईयर 2013। तो 2013 में वो एचआर एनालिटिक्स पे लिखी थी। उस समय एचआर एनालिटिक्स का कहीं डेटा नहीं मिला था, कुछ भी नहीं था। तो टुडे 7 years डाउन द लाइन एचआर एनालिटिक्स इज अ हॉट टॉपिक। तो आप पहले से ही फॉरसाइट पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। कंज्यूमर बिहेवियर अपने में बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है। अब कंज्यूमर बिहेवियर में अपने ही सबसेट इतने सारे हैं कि आपको ढूंढने और सोचना पड़ेगा कि क्या सेलेक्ट करें और क्या नहीं करें। यस, थैंक यू। ठीक है। देन धीरेन्द्र ने पूछा है प्लीज सजेस्ट सम टॉपिक्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। धीरेन्द्र, एम्प्लॉयमेंट को लेके कौन से टॉपिक्स अभी फिलहाल आप सोच रहे हो? सर पोस्ट कोविड के बाद कई लोगों की जॉब्स गए एंड मुझे लगता है कि इस पे कोई ऐसा टॉपिक जो शायद मुझे नहीं समझ में आ रहा। आई वांट टू अगर हम एम्प्लॉयमेंट बट हाँ, कोविड को रेट्रोस्पेक्ट में मत रखिएगा। होगा क्या कि कोविड तो आएगा और एंडेमिक होते हुए खत्म हो जाएगा, से 2025-26 तक में खत्म हो गया। जब भी हो गया, आपकी थीसिस की वैल्यू 5 years डाउन द लेन कोविड के रेट्रोस्पेक्ट में नहीं होगी। तो कोविड को लेके रिसर्च पेपर लिखना अच्छा है, जितने लिखेंगे उतनी जल्दी पब्लिश होंगे इस समय, अगर हम कोविड को लेते हुए लिखते हैं। लेकिन व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ राइटिंग इनटू अ टॉपिक सच एज योर थीसिस, तो थीसिस को लेके वैसा टॉपिक सोचेगा जो कि अभी एग्जिस्टिंग लिटरेचर में है नहीं। एम्प्लॉयमेंट को लेके यू कैन ऑलवेज थिंक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में ऐसा क्या टॉपिक है जिस पे काफ़ी रिसर्च नहीं हुई, तो वो तो वही है कि जब तक हम उसको ड्रिल डाउन नहीं करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या है। एक उपाय ये है कि हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करें और हम ये ढूंढें कि आखिर ऐसी कौन सी एरियाज हैं जिस पे काफ़ी रिसर्च का काम हुआ ही नहीं है, तब हो सकता है। लेकिन वो भी एक चैलेंज ही है क्योंकि इतना आसान होता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट को लेके जो फैक्ट आप बता रहे हो, तो ये हाँ कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को लेके जो न्यू वेज एंड टेक्निक्स आ रही हैं, साइकोमेट्रिक एंड ऑल एनालिसिस हो रहा है, तो आप ये ज़रूर से रिलेट कर सकते हो कि कितना इम्पैक्ट है साइकोमेट्रिक एनालिसिस का या साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का फॉर न्यू एज रिक्रूटमेंट। तो वो थोड़ा-सा रेलेवेंट हो जाएगा। आप उस पे पहले लिटरेचर पढ़ो और हो सकता है एक रिसर्च पेपर भी लिख लो, तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा कि आखिर हमको वो टॉपिक सेलेक्ट करनी है कि नहीं करनी है। सर एक और चीज यहाँ पे मैंने कुछ नोटिस किया है कि आजकल कई सारे कंट्रीज में ड्यू टू कोविड जो हुँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के इंटरव्यूज होते हैं हुँ। दे आर डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स। हाँ, तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पहले भी होते थे, अब तो ज़्यादा हो गए हैं, हाँ, लेकिन तो पहले भी होते थे। रेलेवेंस हो सकता है बिजनेस एम्प्लॉयमेंट में या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में। हुँ, अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट एंड जो ये सब जितने हैं, ये इनके यहाँ जब आप अपना रिज़्यूमे करो तो बल्क में रिज़्यूमेज़ जाती हैं, ठीक है? तो बल्क में रिज़्यूमेज़ आती हैं और वो स्क्रीन एक बार में हो जाती हैं क्योंकि उनका एक होता है ना एटीएस सिस्टम, ठीक है? ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग सिस्टम ऑफ द सीवीज़। तो अब आपने देखा होगा कि काफ़ी जो ट्रेनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ इस चीज़ के लिए ट्रेन करते हैं कि आप अपनी सीवी ऐसे बनाइए कि आपकी फर्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टलिस्टिंग में आपकी स्क्रीन हो जाए। तो काफ़ी ऑटोमेटेड हो गया सिस्टम एंड एआई पर ही है। एआई करता क्या है, एआई ज़्यादातर जब सीवीज़ को वो करता है शॉर्टलिस्ट, तो वो कीवर्ड्स पे जाते हैं और कीवर्ड्स के हिसाब से फ़िल्टर करते हैं और देखता है कि आपकी सीवी के हिसाब से कितने हैं। सिमिलरली आपके लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल को भी अगर वो विज़िट कर चल जाएगा क्योंकि लिंक्डइन का अपना प्रोफ़ाइल स्कोर भी है। सो इफ योर लिंक्डइन प्रोफ़ाइल स्कोर, तो शायद उस पे ही वो फ़िल्टर कर ले, स्कोर के ही ऊपर लेना है। हम आज का टाइम देखें तो अ लॉट ऑफ वर्क अपॉन ब्रांडिंग, ठीक है? सो इफ यू हैव अप्लाइड फॉर से मार्केटिंग जॉब, a company will only select you if you in a position where you have branded yourself as well। तो आपकी ब्रांडिंग आपके लिंक्डइन और आपके सोशल मीडिया पोस्ट्स के फॉलोअर्स से होगी या हिट्स से होगी। तो हिट स्कोर या फॉलोअर्स के स्कोर या आपके ब्लॉग की प्रोफाइल का स्कोर से भी पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू है। तो ऑटोमेटेड सिस्टम तो है ही है। हमें ये हाँ, यू कैन ऑलवेज यूज़ कि ऐसे कौन से मेथड हैं जिनकी
जिनको आप आगे देखते हो कि वो बिल्कुल कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे ह्यूमन एंड सॉल्यूशंस को। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कोरिलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यू एज एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग या न्यू एज एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट या कुछ भी ऐसा कर लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिलेट कर ले जाओ, तो काम आसान हो जाएगा। और एआई जो है आगे भी रहेगा, एआई आगे काफ़ी रहेगा, तो वो ईज़िली हो जाएगा। जी, जी। ओके, थैंक यू। Then Vibha has asked, organizational change topic is good to carry on work. Organizational change is good, but किस retrospect में, किस context में? क्योंकि organizational change अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ब्रॉड एंड टॉपिक है, ठीक है? अगर हम इसको फिल्टर आउट करें और हम क्या देखना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से? क्या हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से लीडरशिप चेंज को रिलेट करना चाह रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल चेंज दिखा रहे हैं ड्यू टू कोविड दिखा रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल चेंज दिखा रहे हैं ड्यू टू न्यू इंडस्ट्री डायनामिक्स? वो क्या है? यू नीड टू ड्रिल डाउन मोर एंड फाइंड आउट एग्जैक्टली किस लेवल तक हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फिर है क्वेश्चन माधवेंद्र का, व्हाट अबाउट एम पेमेंट एक्सेप्टेंस इन इमर्जिंग इकोनॉमी? इस पे मैं अभी रिसर्च भी कर रहा हूँ। मेरा एक नया जो रिसर्च पेपर है वो इसी टॉपिक पे ही लिखा हुआ है। माधवेंद्र, व्हाट यू कैन डू इज, जैसे मेरे ख्याल से आई थिंक यू आर डूइंग ऑन टैम ओनली, टैम मॉडल ही आप यूज कर रहे होगे, है ना? सर अभी रिसेंटली टाइम और टीपीवी पे काम किया है, और प्लस सोच रहा था कि जो वेंकटेश का 2012 का मॉडल है UTA2 वाला, उस पे सोच रहा हूँ करने की सर। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि हम अगर थीसिस सोच रहे हैं, थीसिस का क्या टॉपिक आपने सोचा है, कुछ सोचा है? सर यही इसी फील्ड पे सोच रहा हूँ काम करने के लिए, फिनटेक पर। तो फिनटेक पे अगर सोच रखा है, इनफैक्ट मेरा टॉपिक भी काफ़ी, जो मैंने अभी नया रिसर्च लिखा भी है, अभी मैंने सबमिट किया है, तो मैंने किसमें सबमिट किया फिनटेक सर के आपने? ही हाँ, किसमें सबमिट किया आपने? मैंने अभी फिनटेक पे ही पेपर लिखा है, फिनटेक के ही नहीं एक्सेप्टेंस सर, पे। किस जर्नल में किया है आपने, ये पूछ रहा था। मैंने अभी फाइनेंस इंडिया में किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने रादर थोड़ा सा अप्रोच स्ट्रीट स्मार्ट वाला रखा था, बोलना जी नहीं जी। चाहिए, बट थोड़ा सा चेंज किया था मैंने एक्चुअली, क्योंकि रिस्पॉन्स एक्चुअली आता लेट है, तो मैंने हाँ एक सर, साथ ये 2 जगह भेज दिए थे, थिंकिंग कि जहाँ से पहले आ जाए वहाँ से मैं कर दूँगा, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एनी जर्नल टू रिवर्ट बैक, और वो आपके लिए बहुत पेनफुल प्रोसेस रहता है। अच्छा सर, एक तो फील्ड है मैंने क्राउड फंडिंग। हाँ, क्राउड फंडिंग है, P2P जिसमें होता है, जी 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 जी। जिस पे ओके। अगर जो कि भारत पे का भी पेमेंट मॉड्यूल था, अगर पता हो तो। हाँ सर, अगर उनका हम यही था जो वेंडर्स को उन्होंने फ्री भारत ऑफ पे का कॉस्ट भी प्रोवाइड किया था। सेम ही मोड पे चल रहा था, उनका भी जो वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे थे 12% तक, वो ऐसे ही हाँ, दे वो रहे थे। 2% पे दे रहे थे और 12 महीने की EMI पे जो उनका बिल्कुल, पेमेंट आता था बिल्कुल उसी से कट हो जाता था। सेम लॉजिक से ही कर रहे थे। जी सर, वैसे यही एम पेमेंट पे ही मैं सोच रहा हूँ काम करने के लिए, थीसिस पे भी। तो जैसे आपने इमर्जिंग इकोनॉमी लिखी, तो इमर्जिंग इकोनॉमी में क्या-क्या आएगा? इमर्जिंग इकोनॉमी स्पेशली मतलब सर यूज करूंगा इंडिया के ही रेफरेंस में काम करेंगे सर। तो इंडिया तो बहुत बड़ा हो गया, कहीं हाँ कुछ तो सर। इसका सब हाँ, फैक्टर होगा जिसमें ना, हाँ सब क्योंकि फैक्टर होगा। इंडिया भी इसमें काफ़ी डाइवर्जेंस होगा अक्रॉस स्टेट्स। तो सर बेसिकली ईस्ट यूपी पर फोकस करेंगे या फिर दिल्ली को लेंगे? Rather, you can do it, कई रीजन्स में आपको फिल्टर आउट तो करना, नॉट टेक एंटायर यूपी, हम्म, क्योंकि में 4 अलग-अलग डाइवर्सिटी देता है, और जी 4 जी। अलग डाइवर्सिटी देने के बाद तो बहुत मुश्किल ही है कि इससे कोई कॉन्क्रीट चीज़ निकलेगी, हम्म, कि एक पे निकाल के हम उसको बोल सकते हैं कि ये इसके लिए तो वैलिड है। जी। यू कैन गो एपेक्स, ठीक है, ये आगे भी रहेगा क्योंकि फिनटेक आगे रहना ही रहना है, और फिनटेक का एक्सेप्टेंस अभी ही इतना ज़्यादा हो गया है कि आगे तो खैर वो इस कारण भी हुआ है क्योंकि कोविड आ गया था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही थी,
ठीक है, सब कुछ वाइड करने की बात हो रही थी, इसका फिनटेक का एक्सेप्टेंस काफ़ी स्पीड में हुआ। अदरवाइज़ इंडिया एंड टेक्नोलॉजी नेवर गो हैंड इन हैंड। अच्छा सर, एक चीज़ ये ये एकमात्र पूछनी थी रीज़न था आपसे कि कि टेक्नोलॉजी के कारण इतना तेज़ हुआ। सर जैसे जब मॉडल डेवलप करते हैं या कुछ, तो उसमें क्या जैसे 2 थ्योरीज को इंक्लूड करना चाहिए एक साथ किसी मॉडल को डेवलप करने के लिए? क्या वो बेहतर रहेगा क्या? आजकल जैसे कुछ पेपर में जैसे कि मान लीजिए सर टैम है तो टैम के साथ थ्योरी ऑफ अल्ट्रुइज्म या इस तरीके की अलग-अलग, या एटीट्यूड की कोई थ्योरी है या मोटिवेशनल थ्योरी है या डिफ्यूजन की थ्योरी है, इसको क्लब करके मॉडल बनाए जा रहे हैं। यू कैन ऑलवेज डू दैट, आराम से किया जा सकता है। बट सी लॉजिक, पिछली बार वाली भी क्लास में मैंने यही बोला था कि अगर हम लोग मॉडल कोई भी यूज़ करते हैं और उसमें कोई एक्सटेंशन देते हैं तो उस एक्सटेंशन के पीछे का जस्टिफिकेशन हो जाना चाहिए। हाँ, मतलब सर उसके पीछे हाँ, एस्टैब्लिश लिटरेचर होना चाहिए अपने पास। हाँ, बिल्कुल। और कोई इश्यू नहीं है, आपने मॉडल अगर नया बनाया है तो नथिंग लाइक इट। हाँ, जैसे कि भाई सर मतलब पुराने कि इस पुराने तरीके की मॉडल को आपने कन्वर्सेशन। कोट कर दिया जिनका भी जी, था, जी। और फिर जो नई थ्योरी किसी ने propound की है या हुँ। पुरानी थ्योरी को propound की है, उन दोनों को रिलेट करके हमने कुछ नया बनाया। दैट इज योर ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क एंड मेक्स योर वर्क इजी आल्सो। सर अगर इस फील्ड पे काम कर रहे हैं तो गाइड कीजिए सर मुझे थोड़ा। ठीक है, मैं इस पे अभी फिलहाल 7th या 8th के बाद थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा। यू कैन पिंग, आई कैन टॉक ऑन फिनटेक, क्योंकि फिनटेक पे मैं ऑलरेडी पेपर लिख भी रहा था, तो मुझे थोड़ा सा तभी मैंने पूछा ही कि क्या कौन सा मॉडल लगा रहे हो। जी सर। अच्छा सर, टाइम पे एक चीज़ ये भी देख रहा था सर, टाइम पे जो पेपर, अगर जैसे एक पेपर मैंने लिखा था सर टाइम पे, तो वो सर करीब 4-5 जगह से रिजेक्ट हुआ मेरा, और एक जगह से फीडबैक ये मिला कि टाइम बहुत आउटडेटेड है। और सर एक चीज़ ये भी देखी मैंने, कुछ जर्नल्स ऐसे भी हैं कि टाइम से रिलेटेड पेपर पब्लिश भी हुए हैं रिसेंटली। एक्चुअल में प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जहाँ से भी रिजेक्ट हो रहा होगा, तो अनलेस आपका सर लिटरेचर अगर डेस्क पे पुराना है। रिजेक्ट कर दे रहे हैं और रीजन सिर्फ यही देते हैं कि नॉट मैचिंग विद द स्कोप एंड एम, और स्कोप और एम से मैच भी करता है क्या सर? ऐसा तो तो नहीं कि उस एक्सेसिव हिसाब से पेपर आ रहे हैं उनके उसको पास? उसको इंस्टेंटली टेलर फ्रांसिस में भेजना, क्योंकि टेलर फ्रांसिस के जो जर्नल्स हैं उनका एक्सेप्टेंस रेट थोड़ा हाइयर है। ठीक है, सो इन केस यू आर नॉट गेटिंग हाइयर सक्सेस विद एल्सेवियर, वो जो एल्सेवियर वाला स्कोपस के जर्नल्स उनसे हैं, तो टेलर फ्रांसिस के, क्योंकि टेलर फ्रांसिस के काफ़ी जर्नल्स आपके स्कोपस में भी हैं। टेलर फ्रांसिस में इसका भेजना चाहिए क्योंकि ऑन एन एवरेज टेलर फ्रांसिस का एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनके जर्नल ऑलरेडी स्कोपस में होंगे, 90% होंगे ही होंगे। तो सर स्कोपस में है, एक बार, इवन उनके मैक्सिमम पेपर एबीडीसी में भी हैं, जनरल मतलब। हाँ, वो ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन इस समय स्कोपस होता है ना, पहले तो हम यस स्कोपस ही सर, टारगेट स्कोपस करते राइट हैं, है। एबीडीसी सेकंड करते हैं। तो यस टेलर सर। फ्रांसिस का एक्सेप्टेंस रेट अच्छा खासा है, उसमें भेज के पहले कोशिश करो कि हो जाए, और अपना लिटरेचर रिव्यू जैसे 2020 तक का तो ज़रूर से डालो पेपर में। होता ये है कि 2012, 14, 15, 16 तक में लोग डाल के 17 से 20 में सर कोई दिक्कत सबसे देखा बड़ी नहीं। ये आ रही है कि लिटरेचर के लिए सोर्सेज नहीं है ऑथेंटिक, जैसे पेपर है और फुल पेपर तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं मिली है हम लोगों को कि हम लोग एसेस कर सके कुछ। अगर फुल पेपर नहीं मिले, एब्स्ट्रैक्ट मिल जाए ना, तो हाँ, स्ट्रैप एब्स्ट्रैक्ट मिल काफ़ी जाएगा। है। अगर क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट को ही तो कोट करना है हमें अपने लिटरेचर में, उसका साइटेशन ऑलरेडी मेंशन्ड हो और उसका हम्म, एब्स्ट्रैक्ट मेंशन्ड हो, तो हमारा काम ऑलरेडी हो जाएगा, हमें पूरे पेपर हम्म। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। कम से कम उसको हम लिटरेचर में तो दिखा ही सकते हैं। हाँ लिटरेचर हाँ, काफ़ी टाइप लेवल तो पे कर रिजेक्ट सकते इसका हैं। हो जाता है, क्योंकि हाँ, उसमें 2012, 13, 14, स्ट्रैप में तो 15 के मिल बाद, जाएगा कि क्या क्या क्योंकि नॉर्मली पॉजिटिव है क्या मैंने ये निगेटिव देखा है। है काफ़ी पेपर्स स्कैन पे रिजेक्ट होते हैं कि क्योंकि 15 और 20 के बीच के जो डेटा है गायब होते हैं। लोग अपना लिटरेचर 2000 फुल हाँ, करके रिसेंट रिसेंट निकल जाते हैं और साइटेशन नहीं 15 रहती हैं। से कोट ही नहीं करते हैं। जी 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 सर। नहीं करते हैं, मैंने देखा है मैक्सिमम जनरल बस रिजेक्ट स्कैन होते हैं क्योंकि डाला ही नहीं है। तो जब नया लिटरेचर ही नहीं निकाला है तो क्या पता 5-6 साल में वो ऑलरेडी गैप फुल हो चुका हो। और हो ही गया होता है, इफ यू सी तो मैक्सिमम पेपर्स is to get your paper accepted. At the end of the day हम बन रहे हैं कि हमारा पेपर एक्सेप्ट हो जाए, तो पेपर एक्सेप्टेंस के पीछे का भैया मेथड ही यही है। ठीक है सर, आप फ्री हो जाइए तो मैं हाउ आपसे टू फिर बात मेक करता आईडी इन हूँ। स्कोपस विदाउट, ठीक ठीक है माधवेंद्र, ठीक है।
मुक्ता सर, व्हाट्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग पे आप ज़रूर से कर सकते हो, आगे भी रहेगा स्कोप, ठीक है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लगाना चाह रहे हो और किस कॉन्टेक्स्ट में लगाना चाहते हो, वो इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक कैन बी एंड ओल्ड, टॉपिक कैन बी न्यू, बट अगर आपका कॉन्टेक्स्ट नया है तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग लगा रहे हैं और हम एजुकेशन सेक्टर से रिलेट कर रहे हैं, पहले होता था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो चलता था, वो सब कुछ कैसे चलता था, वर्ड ऑफ माउथ पे चलता था। एंड वर्ड ऑफ माउथ पे चलते चलते अब धीरे धीरे फिर आया कि हम होर्डिंग्स लगा देते थे, न्यूज़पेपर में ब्रोशर डाल देते थे, वैसे होता था। अब हमने देखा है कि अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हैं। सिमिलर इज विद अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो एंड अदर बिजनेसेस ऑल्सो। तो हमें डिजिटल मार्केटिंग किस प्रियोगेटिव में डालना है और किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ओके सर। तो डिजिटल मार्केटिंग को किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेट करो और फिर उस पर थोड़ी सी स्टडी करो, बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर को रिलेट कर लो या किसी भी एक सेक्टर को कि जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल चल रहा था और अब डिजिटल हो गया, देन यू कैन राइट अ रिसर्च पेपर ऑल्सो। जैसे लिखना चाहो तो लिखो, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू अल्ट्रा मॉडर्न डिजिटल मेथड्स, अ केस स्टडी ऑफ व्हिचएवर इंडस्ट्री यू आर टाइम, ठीक है। ऐसे रिसर्च पेपर बनेगा और इसी से एक जब रिसर्च पेपर लिख लो तो आप थीसिस भी लिख लोगे। ओके काफी सर। नॉवल आइडियाज मिलते हैं इस पे, ठीक है। और दिव्या हैज आस्क्ड हाउ टू मेक आईडी इन स्कोपस विदाउट इंस्टीट्यूशन आईडी। बिना इंस्टीट्यूशन आईडी के बहुत आराम से बन जाएगा, इंस्टीट्यूशन की आईडी की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लॉगिन से बना के देखो, बन जाएगा। और याद करके मैंने बोला था ऑर्सिट आईडी बनाने के लिए, वो बना लिए सब लोगों ने? सोमनाथ, ये सोमनाथ। So, what about AI and social media marketing? एआई एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो मार्केटेबल हो गया वो। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो इस समय सब कुछ वही है। अगर हम न्यू एज मार्केटिंग बोलें तो सब कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है, तो इट इज अ गुड टॉपिक, यू कैन गो अहेड, ठीक है। क्योंकि बहुत नॉवेल टॉपिक है, बस उसको प्रिसाइज करने वाला काम आपका है कि आप उसको कैसे प्रिसाइज Yes, करोगे। काफी बड़ा डोमेन है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। हम yes sir. चाहे सर उसमें एक ट्विटर की मॉडल बात देना कर चाहते लें। हैं, हाँ, एक मॉडल देना चाहते हैं दैट इज मॉड्यूलर मॉडल that will give up that will use AI and produce social media the things social media marketable ads. ठीक है, ठीक है, सही रहेगा। प्रोसीड करो, पेपर पेपर लिखो आप उस पे, तो और क्लैरिटी आएगी कि कितना आगे हम सोच सकते हैं। वंस यू स्टार्ट राइटिंग पेपर इट बिकम्स इजी, देन इट Yeah. बिकम्स रिलेटेबल कि हाउ कैन यू वर्क ऑन इट। होता क्या है कि अभी तो हमने पेपर पे सोच लिए ये टॉपिक, जब हम लिखने शुरू बैठते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये लिटरेचर शायद मिलेगा ही नहीं, हम आगे उससे आगे क्या कर लेंगे, तो वहां पे फंसता है मामला। जब तक पेपर नहीं लिखेंगे तब तक नहीं आता। पहला पेपर आपका काफी कुछ क्लियर कर देगा कि क्या करना है। दिव्या, यू कैन ट्राई अगेन, एक बार आईडी बनाने की कोशिश करना, बिना इंस्टीट्यूशन आईडी के वो ले लेता है। देन छाया हैज आस्क्ड व्हाट्स अबाउट इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग और यूजर सेंट्रिक इन डिजिटल मार्केटिंग। किस कॉन्टेक्स्ट में छाया? इंटरेस्ट बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग और इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग? Hi sir, actually this is interest based marketing. उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो सर आप। इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ जैसे आप वॉइस सर्च करते हैं या आपका जो भी इंटरेस्ट है आपने कुछ भी उससे सर्च किया और फिर वो आपको रीमार्केटेड होके बार बार दिखता है या बार बार आपको वही सर्चेस दिखाई देते हैं जो आपने कभी सर्च किए थे। तो ये यूजर सेंट्रिक हो जा रहा है कि आपको कुछ नया नहीं दिख रहा है, आप वही देख पा रहे हैं जो आप सर्च कर रहे हैं। हम्म, तो और इसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि जैसे पेड मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। एक्चुअली आई एम अ डिजिटल मार्केटर, मतलब मैं हूँ, तो पेड मार्केटिंग का स्कोप बढ़ते जा रहा है और ऑर्गेनिक जो है ट्रैफिक वो कम होता जा रहा है और सेंट्रिक होता जा रहा है।
सी डिजिटल मार्केटिंग अपने में ही पूरा एक टॉपिक है, ठीक है? अगर हमने यूजर सेंट्रिक वाला भी लेके रखा है तो हमें सिर्फ इस चीज को लेके सेफगार्ड करना है कि 7 इयर्स लेट 7 साल के बाद भी क्या वो टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है? आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग इज फाइन, इट्स अ गुड इनफ टॉपिक। और डिजिटल मार्केटिंग में अगर टॉपिक्स बनेंगे भी तो ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि वो सब थीम पे जब हम जाएंगे, जब हम अपने टॉपिक और प्रिसाइज करेंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा। तो ये बात तो सही है, बस हमें ये देख लेना चाहिए, इस बात के लिए जरूर से सेफ्टी रखें कि क्या वो 7 इयर्स लेट 7 साल के बाद भी क्या हमारा टॉपिक उतना ही अट्रैक्टिव रहेगा, क्या उतना ही इंटरेस्ट जनरेटिंग रहेगा। अगर हमारा टॉपिक उस समय बोरिंग हो जाए या उस समय हमारे लिए या यूजर्स के लिए बहुत अच्छा नहीं हो, तो बस एक ये चैलेंज है, अदरवाइज इन इटसेल्फ इज अ गुड इनफ ऑप्शन। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर एम आई ऑडिबल? सर हाँ सौरभ। हाँ सर, एक जैसे अभी इस पे है कि यूपीआई सिस्टम अभी नया है, तो इसका इम्पैक्ट अगर हम चेक करना चाहें कि पेमेंट सिस्टम का, तो इस पे कैसे हम टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए शॉपकीपर्स पर हम इसका इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हैं पेमेंट के लिए, तो इस पे कैसे यूपीआई का जो इम्पैक्ट है वो हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब इस पे अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यूपीआई अपने में ही पेमेंट को लेके टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो उस टेक्नोलॉजी का फायदा या इम्पैक्ट कितनी चीज़ों पे हुआ है हमें वो बताना चाहिए। दूसरा हम ये बता सकते हैं कि क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इंटरफेस पर है तो हम ये भी बता सकते हैं कि आखिर आगे क्या है। एज ऑफ नाउ तो यूपीआई इज वन इंडस्ट्री जिसपे पूरा इंडियन पेमेंट सिस्टम अभी चल रहा है, ठीक है? और काफ़ी तेज से चल रहा है, तो हम उससे ज़रूर से ये काम कर सकते हैं। अच्छा सर, दो चीज़ें, एक तो ये सोचा था हमने, और दूसरा ये था कि ग्रीन जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उन पे कुछ बाइंग बिहेवियर उन पे हम बात कर लें। कि कस्टमर आज की तारीख में क्या है कि वो सोचता तो बहुत कुछ है कि हम 5 स्टार रेटेड ले लें या हम 4 स्टार ले लें, लेकिन जब व्हेन कम्स टू प्राइस तो वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन होता है 2 स्टार पे। हाँ बिल्कुल तो एक बिल्कुल। इसके बाइंग बिहेवियर पे हम सोच रहे थे कि इसको हम करना चाहें तो मतलब ये कर सकते हैं इसको? कर तो हम लोग डेफिनेटली सकते हैं, ये बिहेवियरल स्टडी का पार्ट भी होगा, लेकिन हम किस एस्पेक्ट में और कितना कर पाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सौरभ टॉपिक जो आप बता रहे हो बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये होता भी है, ठीक है, बिहेवियरल स्टडी का पार्ट भी है, but the end is how are you going to map and how you are going to measure something, that is going to be a challenge. एंड सर वन मोर क्वेश्चन कि जैसे हम मान लीजिए इस पे कंज्यूमर बिहेवियर या टॉपिक अगर हम डिसाइड करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, तो रिसर्च पेपर जो होगा वो क्या केवल ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कंज्यूमर बिहेवियर पे होगा, या हम किसी और पे भी लिख सकते हैं जिसमें या तो कंज्यूमर बिहेवियर को कवर कर रहे हो या ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को कवर कर रहे हो? If the topic is on consumer behavior, you can always write आप ब्रॉडर टॉपिक को पे तो आप पेपर लिख ही सकते हो, हाँ ठीक है, ब्रॉडर टॉपिक पे आप लिख दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेट तो है ही है। जब हम ग्रीन प्रोडक्ट्स पे भी लिखते हैं ना, तो ग्रीन प्रोडक्ट से पहले हम समझाते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है और सारी चीज़ें, ठीक है? तो आपको एक सबसेट पे तो रिसर्च पेपर लिख ही सकते हो, वो कभी नहीं लिखेगा, क्योंकि ब्रॉडर टॉपिक पे आपको पेपर करना चाहिए। अगर मैं सपोज लिख रहा हूँ फाइनेंशियल, ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मैं बताऊँ तब भी हो जाएगा, तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। बट थैंक यू। ओके, सो एनी मोर क्वेश्चंस? सर क्या हम हाँ लोग जी, अपने थीसिस को भी एज अ रिसर्च पेपर पब्लिश करा सकते हैं, उसका जस्ट लिख करके? आप अपनी थीसिस जब आप लिख लोगे तो अपनी थीसिस का एज अ बुक फॉर्मेट में पब्लिश कर सकते हो, नंबर 1, प्लस आप थीसिस से भी पेपर्स निकाल सकते हो जो कि आप पब्लिश कर सकते हो, क्योंकि योर थीसिस वुड बी लाइक ऑन 4 ऑब्जेक्टिव्स,
और उसमें करीबन काफ़ी कुछ एनालिसिस होगा, तो आप कम एनालिसिस और एक-एक करके ऑब्जेक्टिव्स में आप 4 पेपर बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे, प्लस आप लिटरेचर रिव्यू का पेपर निकाल सकते हो, ठीक है? तो पेपर्स काफ़ी पीएचडी के बाद पब्लिश होते हैं। अपनी ही थीसिस से आप पेपर्स निकाल सकते हो, अपनी थीसिस से आप बुक भी निकाल सकते हो। लेकिन थीसिस लिखने से पहले हमें किताब नहीं, हमें पेपर लिखना आना चाहिए। क्योंकि अगर सर हमें पेपर लिखने आ गया तभी हम थीसिस लिख पाएँगे। सर जो ये रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी और लिटरेचर रिव्यू या एब्स्ट्रैक्ट की अलग-अलग बुक होती है, मतलब ई फॉर्मेट या पब्लिश होती है, तो सर इनका बेनिफिट क्या है कम्युनिटी को? क्यों मतलब पब्लिश करने में? नहीं समझा मैं। जैसे रिसर्च पेपर या आर्टिकल या रिव्यू पेपर या कॉन्सेप्चुअल जितने भी आपने बताए हैं, उनका तो कुछ वैल्यू है, मगर कहीं-कहीं पे सिर्फ रेफरेंस ही पब्लिश हो रहे हैं या फिर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट में तो कुछ आइडिया मिलता भी है, मगर सर रेफरेंस वगैरह क्यों पब्लिश होते हैं बुक में? सी रेफरेंसेस पब्लिश होते हैं कहीं न कहीं साइटेशन बढ़ाने के लिए, और उसके पीछे का कोई ऐसा लॉजिक होता नहीं है। तो साइटेशन बढ़ाने के लिए ही रेफरेंसेस ज़्यादातर पब्लिश होते हैं। इन मोस्ट केसेस अगर आप देखोगे तो बिब्लियोग्राफीज़ होती हैं पब्लिश, और वो सिर्फ रेफरेंसेस ही बढ़ाने के लिए होती हैं, और एज़ सच कहीं नहीं होता कुछ भी उसका मेजर इश्यू नहीं होता। एंड सर अभी आईएम रांची ने अपना जर्नल पब्लिश किया, तो मैंने देखा कि हाँ, कुछ और अभी भी ही हुआ आईएम्स है। ने तो हाँ। सर आईएम्स अपने जर्नल पब्लिश कर रहे हैं, मतलब उनके जर्नल से कौन पब्लिश कर सकता है? नहीं, आईएम्स ने अपने जर्नल तो उन्होंने अपने पब्लिशर के थ्रू ही किया होगा ना। सर See, the नॉर्मल normal process is to start your journal, ठीक है? Invite papers from authors across the world. They'll get the authors, they'll send the papers, and once the paper meets the specific criteria, then they are accepted for publication. For publication, they usually will be tying up with say 1 or 2 publishers, maybe Sage or maybe other publishers. उसके बाद वो publish हो जाएगा। पब्लिश होने के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में जब कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे तो किसी चीज़ के लिए इंडेक्स भी हो जाएंगे। अभी काफ़ी रिसेंट में काफ़ी जर्नल्स इंडेक्स भी हुए हैं, नॉट ऑफ आईएम्स बट ऑफ अदर जर्नल्स की मैं बात करूँ जो मेरे नॉलेज में, तो काफ़ी जर्नल्स इस समय इंडेक्स भी हुए हैं। तो इन बुक्स में से पब्लिश कराने का वैल्यू नहीं, अभी तो मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है, अभी तो आपको पब्लिश कराने से पहले और पब्लिश कराने से बाद में सिर्फ आप रिसर्च पेपर लिखो और किसी एक इंडिपेंडेंट जर्नल में पब्लिश करा लो। यस सर। एंड सर आपने बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस मेंशन किया था, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस यूजुअली होता है कि जब हम कोई एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे जितना भी काम हो चुका है उसका हम एनालिसिस करने की कोशिश करें, ठीक है? तो मान लो मैं ढूंढ रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग पे जितने भी टॉपिक आज तक की डेट में आए हैं मैं उसका बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। मैं उसके जितने भी रिसर्च पेपर्स लिखे, हर रिसर्च पेपर से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस निकलता होगा, उन सारे इन्फ्लुएंसेस को मैं क्लब करके एक जगह पे कोरिलेट करता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं इसी टॉपिक को फिर प्रॉबल कल वाली क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगा। आप लोग की शायद 4:30 पे मीटिंग भी शेड्यूल्ड है, ठीक है? एंड in that case, do come up with all the questions. You can always ping me as well. I can reply within 24 to 48 hours. That is what I can commit right now. ठीक है? ओके? सर वो बुक सजेस्ट कर दीजिएगा, आपने बोला था लास्ट टर्न पे। मीन मीडियम मोड मैं शाम में बस एक भेजता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ, बिल्कुल याद आ गया। दिव्या सर, प्लीज टेक अ क्लास इन स्टैटिस्टिक्स पार्ट ऑल्सो। ओके, मैं ट्राई करता हूँ, मैं कल या परसों में क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है? ओके, बाय बाय एवरीवन।